सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। मंदाकिनी जी, देखिए आज जो विषय है हमारे कुछ अधिक है विषय, लेकिन बड़े रोचक है ना। और आज एक सबसे जो खास बात है, लोक सेवा प्रसारण दिवस है ना, जो रेडियो से जुड़ी बात है। तो हम लोग भी रेडियो से जुड़े हुए हैं। हाँ, और हमारे श्रोता भी तो रेडियो से जुड़े हुए हैं। हाँ। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है, तो इस विषय पर बात होगी। साथ ही साथ अगर हम सेहत की बात करें तो विश्व निमोनिया दिवस है आज। बिल्कुल। तो निमोनिया क्या है, कैसे होता है, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, ये हमारी चर्चा का विषय होगा। और क्या है, और देखिए हमने इतनी जल्दी में प्रोग्राम शुरू किया है कि प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई देना हम भूल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं इस पर्व की, इस त्योहार की। और ये जो पर्व और त्योहार आते हैं, ये तो हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं। बिल्कुल, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं और एक जीवन में नवीनता का संचार होता है। तो हमारे कार्यक्रमों में भी तो नवीनता आती है त्योहारों से, उत्सवों से। तो आज प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह पर हम बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कार्यक्रम होगा गीत मंजरी, हाँ, उसमें क्या विषय लेकर आई हैं आज आप? उसके देखिए आज का जो दिन होता है उसके बाद से विवाह, शादी, ये सब शुरू हो जाता है, 4 महीने से रुके हुए थे। तो आज गीत मंजरी का भी हमारा विषय यही होगा कि विवाह, शादी, इसमें माता पिता के मन की जो भावनाएं होती है किस तरह से व्यक्त होती है, या व्यक्त नहीं भी कर पाते, मन ही मन किस तरह से वो अपनी बिटिया को विदा करते हैं, या घर में बहू आती है तो उनकी मन की क्या स्थिति है, वो सब इसका हिस्सा होंगी। वो सब बातें हम साझा करेंगे। और हमारे सखियों और सखाओं को भी हम कहते हैं कि वो भी साझा करें। आज के जो विषय हैं उन्हें लिखें अपने विचार, ताकि हम कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा शामिल कर सकें। और एक भारतीय पक्षी विज्ञानी है, उनके बारे में भी तो बात होगी ना? बिल्कुल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, जिनके बारे में हम आज अपने श्रोताओं को बताएंगे। डॉक्टर सलीम अली हैं, जो कि भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी हैं। उनकी आज जयंती है, तो उनको भी हम आज के दिन खास याद करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस की। ये जो दिन है प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार आए थे, और ऑल इंडिया रेडियो की ये उनकी एकमात्र यात्रा थी। कितना सुंदर और सुखद समय होगा वो मंजू, जब महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में गए होंगे, है ना? तो इस दिन की स्मृति में लोक सेवा प्रसारण दिवस हम मनाते हैं। और ये बात हम सभी जानते भी हैं, महात्मा गांधी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया भी था। और इस दिन को मनाने की घोषणा सन 2000 में की गई, और तब से हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। वैसे भी अगर हम बात करें तो संचार माध्यम के तौर पर रेडियो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और लोगों के दिलों में बसा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, देखिए ना, इस समय भी कितने सारे सखी और सखा बाकायदा हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो आपदा हो या आपातकालीन स्थिति, रेडियो का महत्व और भी बढ़ जाता है ऐसी स्थितियों में। बदलते दौर के साथ नए नए संचार माध्यम आ गए हैं, लेकिन अब भी रेडियो जो है वो शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का प्रमुख केंद्र रहा है। और रेडियो एक जन संचार माध्यम है, जिसके जरिए एक साथ कई लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। खासकर ऐसी जगह पर जहां संचार का कोई दूसरा माध्यम नहीं पहुंच पाता है, रेडियो बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे गांवों की बात करें, ढाणियों की बात करें, वहां पर इंटीरियर में चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, तो रेडियो वहां तक भी पहुंचता है। हाँ, और जो खास बातें होती है वो रेडियो के माध्यम से वहां तक पहुंच सकती है इमरजेंसी में, या फिर मतलब कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है, कोई भी माध्यम जब काम नहीं कर रहा है, तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप सुरक्षा के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, या खतरा कितना बड़ा है। तो ये बड़ी बिल्कुल, हमारे रेडियो ने तो उस समय क्रांतिकारी माध्यम की भूमिका निभाई है, जब देश स्वतंत्र हो रहा था और रेडियो के माध्यम से कितनी ही बातें आम जन तक पहुंची थी। तो रेडियो ने तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहा है। अगर हम खेतों की बात करें तो जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं ना मंजू, वो भी रेडियो सुनती हैं, और खेतों में रेडियो चलता रहता है, और वो हमारे प्रसारण को लगातार सुनती हैं और अपना खेती बाड़ी भी करती हैं। हाँ, और मनोरंजन की जहाँ तक बात है तो रेडियो जो है हर एक व्यक्ति के पास में रेडियो से जुड़ी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी यादें हैं। तो हमारे श्रोता हमें लिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन रेडियो से जुड़ा एक गाना तो सुनने मन बिल्कुल सुनना चाहेंगे। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा,
स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ भूले बिसरे गीत गा के भूल जा बदला जो रिदम उस पे झूल जा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा मन का रेडियो बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ भूले दूसरे की गा के भूल जा बदला जो रिदम उस पे झूल जा क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे ऊपर वाले पे छोड़ दे आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा तुझको आकाश की वाणी का है आसरा मन का रेडियो बजने दे जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा खोया क्या नहीं पाया उस पे रोना तू छोड़ दे उस पे रोना तू छोड़ दे बैंड जो बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा दर्द ही बने दवा फंडा है ये लाइफ का मन का रेडियो बजने दे जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा टूटा दिल विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी हम और तुम तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ हम साथ साथ हैं जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती आपका जीवन संगीत हाय हाय हाँ ये मन का रेडियो है जो बज चुका है और सबके दिलों में बज रहा है। चलिए आज विश्व निमोनिया दिवस है मंदाकिनी। हाँ बिल्कुल है। और देखिए मंजू जी बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं जहां हमें ये बताया जाता है कि आज का दिन खास है, इस बीमारी के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें। हाँ। तो डरना नहीं है लेकिन सावधानी घटी तो फिर क्या हुआ, दुर्घटना घटी है ना। और ये एक दिन हम मनाते हैं लेकिन दरअसल देखा जाए तो पूरे साल भर या वर्ष भर या प्रतिदिन ताउम्र मैं तो कहती हूँ ताउम्र हमें सतर्क रहना चाहिए। जब तक हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चों की, हमारे घर परिवार की, समाज की, पड़ोस की, हमें सतर्क रहना है कि कोई भी बीमारी हमारे करीब न आ पाए। हालांकि हम बीमार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाए होते, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है ताकि उसका समय पर इलाज हो जाए। हाँ, तो ये जो एक दिन मनाते हैं ये जागरूकता के लिए होता है। तो जो है प्रतिवर्ष ये जो दिन होता है विश्व निमोनिया दिवस, ये
12 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आए और इसकी रोकथाम और उपचार किया जा सके। ये एक तीव्र श्वसन संक्रमण होता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो ये हमारे फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। मंजू जी, बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं जब निमोनिया होता है, क्योंकि मैं भी इसकी चपेट में आ चुकी हूँ और मुझे पता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और बार बार खांसी आती है। खांसी आती है, आपके फेफड़े बोलते हैं। आप रात को जब सोते हैं तो आपकी आवाज पूरी, फेफड़े बोलने लग जाते हैं, जैसी स्थिति आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर बच्चों को हो जाता है तो फिर बहुत ही चिंता का विषय होता है। उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चे फिर रोने लगते हैं और बड़े भी घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा गई थी जब मुझे निमोनिया हुआ। तो इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि निमोनिया के अलग अलग प्रकार होते हैं। किंतु आमतौर पर जो होता है उसे वॉकिंग निमोनिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हल्का है। निमोनिया में फेफड़ों में संक्रमण होता है जो वायु मार्ग की सूजन और फेफड़ों की वायुथैलियों के बलगम और अन्य तरल पदार्थ भर जाने का कारण बनता है। हाँ, और इससे व्यक्ति को तेज बुखार और बलगम वाली खांसी हो सकती है। अगर वॉकिंग निमोनिया है तो आप अपने दैनिक कार्य आसानी से कर सकते हैं। थोड़े इलाज और सावधानी से इसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, थोड़े से इलाज और सावधानी से जल्दी ठीक। हाँ, अगर हम समय पर चेत जाते हैं, समय पर सतर्क हो जाते हैं तो। क्योंकि निमोनिया क्या है मंजू जी, एक संक्रामक रोग है और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों में, जैसा अभी हम कह भी रहे थे। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो हमें भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। मुंह और नाक पर मास्क भी लगाना चाहिए। और निमोनिया एक रोकथाम योग्य और उपचार योग्य संक्रामक रोग है। उपचार की उपलब्धता के बावजूद कई बार बीमार की मृत्यु हो जाती है, जो कि बड़ी दुखद बात है। इसलिए जागरूकता आवश्यक है। पहचाने कि आपको बीमारी है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और समय पर दवाइयां लें। और इसका कोई पारिवारिक इलाज नहीं कराना है, या जो नीम हकीम है उनके पास जाकर इसका इलाज नहीं लेना है कि कोई जादू है, टोना हो गया है या इस तरह की बात, अंधविश्वास और कुरीतियों में नहीं पड़ना है। सीधा डॉक्टर के पास जाएं और मरीज का इलाज करवाएं। और इस संक्रमण के खतरे के रोकने के लिए विश्व निमोनिया दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये दिवस विभिन्न सार्वजनिक और निजी संगठनों को योगदान देने और अपने स्तर पर अभियान आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। पहली बार ये दिवस 12 नवंबर 2009 को मनाया गया था और इस वर्ष की थीम है एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। इसका मतलब होता है कि हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके मार्ग में ही रोकें। और हर व्यक्ति के लिए हर सांस बहुत जरूरी है, कीमती है। और अब हमारे लिए जरूरी ये है कि इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। बिल्कुल ले लिया जाए। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है मंदाकिनी जी, और देखिए हमारी बातों के बीच कुछ संगीत का पुट भी होना बहुत जरूरी है। चलिए सुनते हैं गीत। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ऐसे रोकिए निगाह प्यार की, ये जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। ऐसे रोकिए निगाह प्यार की। खिली खिली चांदनी जगमगाती
हर घड़ी प्यार की मुस्कुराती रहे। सुहानी चांदनी में दिल कहीं खो जाए ना। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की। रुकी रुकी सांस है बहके बहके कदम। कैसी मंजिल है ये किस जहां में है हम। वो कौन है जो सनम आज तेरा हो जाए ना। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की। इस जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी। सारी दुनिया की नजरें झुकाते हुए। तेरे बगैर पिया तो हमें चैन आए ना। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की। इस जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। मंजू जी, हमारे बहुत सारे श्रोता अपनी बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई आज मंजू जी और मंदाकिनी जी आई हैं, दोनों ही म राशि की हैं, म सिंह राशि की हैं। हाँ, और कोई लिख रहा है कि आज तो मंजू जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम पहले दे दिया है। हाँ। और अब मंदाकिनी जी भी आने वाली, देखिए क्या होता है। तो अपने अपने विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कौन बाजी मार लेगा। आप बताइए कैसे होगा। हम तो अच्छे से बोल रहे हैं और दोस्ताना बोल रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रोताओं का प्यार है, इसके लिए वो ऐसा बोलते हैं। नहीं तो हम सब अपने अपने हिसाब से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं और सब करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता इस तरह की एक अपनी बात या भावना लिखते हैं जो उनके दिल में है। प्यार भरी एक नोक-झोंक है ये, जो हमें बेहद पसंद आती है। हमारा भी उत्साह थोड़ा बढ़ता है ना, आवाज में थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, जोर बढ़ जाता है, मिठास बढ़ जाती है और हंसी खुलकर आती है। देखिए, हमने विश्व निमोनिया दिवस की आज बात करी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय में जानकारी लिखी है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी है। उनमें से कई बातें तो हम आपको बता ही चुके हैं, वही बातें हैं जो श्रोताओं ने लिखी। देखिए, सारे उनके जो मैसेजेस है वो तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो खास बात है जो उन्होंने कही है वो हम पढ़ देते हैं। आप लिखते हैं, जैसे एक श्रोता है, कि ये बदलते मौसम में और भी खतरनाक रूप धारण कर लेता है ये निमोनिया, और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इसलिए आज के दिन इस दिवस को मनाया जाता है ताकि हम सभी सचेत हो जाएं कि श्वास की जो बीमारी है उससे बचाव हमें किस तरह से करना है, और टीकाकरण के लिए भी हमें जागरूक हो जाना चाहिए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सांस लेने पर फेफड़े हवा को फिल्टर करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान फेफड़े ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ब्लड फ्लो के जरिए भेजते हैं और सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालते हैं। ऐसे में फेफड़े हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। निमोनिया जैसी बीमारी में फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। ये समस्या बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए, जब फेफड़े ही प्रभावित हो
जाएंगे तो फिर सांस लेना और जीना कितना कठिन हो जाएगा ये हम सोच सकते हैं। तो सावधानी हमें रखनी है इस विषय में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विश्व निमोनिया दिवस का उद्देश्य है निमोनिया की बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक करना और इससे बचने के लिए फेफड़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और ऐसा ध्यान रखें, लोगों को भी बताएं, जिनको हो भी जाए तो वो घबराएं नहीं क्योंकि इसका इलाज संभव है। और निमोनिया के लक्षण और उपचार के बारे में लिखा है कि खांसी, बलगम या कफ निकलना, ये कफ हरा, पीला या खून जैसा हो सकता है, बुखार, पसीना और ठंड लगना, सांस की तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ, थकान, कमजोरी, भूख में कमी, ये ऐसे कई सारे लक्षण हैं। जैसे कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं, खांसी आती है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की भी बहुत शुभकामनाएं हमें लिख करके भेजी है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आज तुलसी विवाह भी है, घर में फलाहार बनेंगे बहुत तरह के, हमारे घर में आज मीठे फलाहारी बनते, नमक का प्रयोग नहीं होता है, लौकी, दूधी की खीर, शकरकंद के मीठे, टिकिया, साबूदाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, गन्ना, सूतनी, इन सभी का भोग लगता है और यही फलाहार किया जाता है। तो मंजू इनके घर चला जाए फिर ये सब खाने के लिए। अब इच्छा हो गई, इतने सारे व्यंजन इन्होंने बनाए हैं। और इनको सुनकर तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। बिल्कुल पानी आना ही चाहिए। देखिए ये जब मौसम बदलता है तो उसमें नई नई चीजें आती है। तो ये जो त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, ये हमें ये भी बताते हैं कि अब इन नई चीजों का उपयोग आपको करना है या फिर मौसम के मुताबिक भी ये हमारे शरीर के लिए अनुकूल होते हैं और मौसम के अनुकूल हमें अपने आप को ढालना भी होता है, है ना। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप में होता है कि हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं। भोग चढ़ाने का मतलब है कि अब हमें भी इन चीजों को सेवन करना है। तो आज प्रबोधिनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं, जिसे देवोत्थान कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी क्षीर सागर में निद्रा अवस्था से 4 माह के उपरांत जागते हैं। तो विष्णु जी के शयन के 4 माह में सभी मांगलिक कार्य भी निषेध होते हैं और श्री हरि के जागने के उपरांत ये सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन को बड़ा ही शुभ माना जाता है। आज का दिन जो है, कहते हैं आज के दिन मंगल कार्यों के लिए पंचांग देखने या मुहूर्त पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। प्रबोधन का अर्थ होता है जागना। ये पर्व संदेश देता है कि मनुष्य नर के रूप में अपनी सोई हुई शक्तियों को नारायण के रूप में जगा सकता है। वास्तव में देव सोने और देव जागने का जो संबंध होता है वो सूर्य वंदना से भी होता है। सृष्टि की क्रियाशीलता और हमारी दैनिक व्यवस्थाएं सूर्य व सूर्योदय पर निर्भर भी करती है। तो जब शरद ऋतु आती है तब बादल छंट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है और सूर्य नियमित दर्शन देने लगते हैं। इस तरह इन्हें प्रबोधित, चेतना और जागृत माना जाता है और एकादशी के दिन उठने का पर्व मनाया जाता है। देव उठने का जो पर्व है आज के दिन इसीलिए मनाया जाता है। बिल्कुल। सूर्य के प्रकाश का मानव की पाचन शक्ति से भी संबंध है। चातुर्मास में सूर्य का प्रकाश नियमित न होने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए इस दौरान व्रत उपवास का विधान बनाया गया है। देखिए सावन का महीना आता है तब भी हम महीने भर व्रत रखते हैं और विभिन्न धर्म के लोगों को अलग अलग तरह के उनके व्रत उपवास होते हैं, लेकिन मंतव्य यही होता है कि ये 4 महीनों के दौरान आपकी जो शक्ति है यानी कि पचाने की शक्ति वो कमजोर हो जाती है, इसलिए खाना भोजन थोड़ा कम हो जाए और कुछ खास चीजें नहीं भी खाते हम, है ना। इसलिए व्रत और उपवास भी रखे जाते हैं मन की शुद्धि और तन की शुद्धि के लिए भी। बिल्कुल। और होती भी है जो लोग बाकायदा तरीके से उपवास रखते हैं वो बहुत ही स्वस्थ भी जीवन व्यतीत करते हैं मंजू, है ना। बिल्कुल। और फिर देव उठनी जो ये एकादशी होती है सूर्य के नियमित प्रकाश से, ये तो हम बता ही चुके हैं। 4 महीने मांगलिक कार्य न होने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण यही होता है मंदाकिनी जी कि शादी ब्याह होंगे तो विभिन्न मिष्ठान बनेंगे और इन्हें खाने से सेहत बिगड़ सकती है। तो ऐसे आयोजन ना किए जाए जिसमें गरिष्ठ भोजन बनाया जाए और बारिश में ऐसे अगर आयोजन होंगे तो वर्षा भी तो उसमें बाधा आ सकती है। जैसे अब देखिए शादी ब्याह अगर होंगे तो दूल्हा घोड़े पर बैठकर के तोरण मारने के लिए आया और उस समय अगर तेज वर्षा होती है स्वागत किया तो क्या होगा, पूरे आयोजन का जो है वो किरकिरा मजा हो जाता है। और ऐसा होता भी है। बहुत सी शादियों में हम गए हैं जहाँ दूल्हा भीग गया है या अगर हम इधर उधर की बात करें आंधी तूफान आ जाते हैं, घोड़ी भाग जाती है और इस तरह से अजीब सी स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ये सब कारण है कि ये सारे आयोजन इस समय नहीं होते हैं। अच्छा, तुलसी विवाह भी
हम करते हैं। अब तुलसी का भी महत्व देखिए हमारे जीवन में कितना बहुत ज्यादा है तुलसी का महत्व हमारे जीवन में, और हर घर में एक तुलसी का पौधा इसीलिए लगाया भी जाता है। हाँ, और प्रबोधिनी एकादशी पर्व प्रकृति और आत्मा के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी प्रेम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का नाम है। देखिए कितनी बहुत सुंदर बात। देखिए प्रेम, हम चूंकि पौधों से प्रेम करें, तुलसी से प्रेम करें, तुलसी से खास तौर से इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, और जिम्मेदारी इसलिए कि हम ये सीख जाते हैं कि किस तरह से इन पौधों का संरक्षण करना है, किस तरह से इन्हें पानी देना है, इनकी सुरक्षा करना है, इन्हें खाद देना है। और जब ये तुलसी विवाह का पर्व आता है ना, तो हम क्या करते हैं, चूंकि सर्दी के दिन आ चुके होते हैं, तो हम तुलसी को एक चुनरी ओढ़ाते हैं ताकि सर्दी से उनकी रक्षा बचाव किया जा सके। फिर उनके पौधे के नीचे एक दिया जलाया जाता है कि उस दिए की गर्मी से वो सुरक्षित रहे। देखिए हमारे तो ये सब एक साइंटिफिक जो उसका जो असर है वो होता है, और इसका धार्मिक महत्व भी है कि हम दीपक लगाते हैं या लाल चुनरी ओढ़ाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इसका जो वैज्ञानिक महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है कि हमें पौधों का संरक्षण हर ऋतु में कैसे करना है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो पौधों को कैसे बचाना है, और जब शीत ऋतु आती है तब भी पौधों को किस तरह से हमें संरक्षित करना है। बिल्कुल है ना आपने। तो तुलसी विवाह उसी में से एक है। आज जब हम तुलसी की बात कर रहे हैं तो शालिग्राम जी का विवाह तुलसी के साथ बड़ी धूमधाम और अपार श्रद्धा के साथ किया जाता है। लक्ष्मी नारायण को इस दिन आंवला, सिंघाड़ी, बेर, शकरकंद, सीताफल और अन्य मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है, और मखाने की खीर भी बनाई जाती है। मखाने की खीर भी बहुत फायदेमंद होती है, और ऐसा कहते हैं कि मखाने की खीर खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। तो इस कार्यक्रम के दौरान तो हमें कोई मखाने की खीर देगा तो भी नहीं खानी है, लेकिन शाम के समय खा सकते हैं। हाँ। और कई तरह की सब्जियों का प्रयोग होता है जो इस बात का भी प्रतीक होता है कि अब हम ये सारी चीजें खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां निषेध होती हैं बारिश के दिनों में। तो हमारा हर त्योहार जो है वो प्रकृति से जुड़ा है, किसी न किसी रूप में हम प्रकृति का आह्वान कर रहे होते हैं। और त्योहार के बहाने ही मंजू जी एकादशी के दिन भी हम उन तमाम फलों और शाकों के भोग को शामिल करते हैं जो नवान्न है। साथ ही तुलसी के पौधे की देखभाल और सुरक्षा के बारे में भी हम जान जाते हैं, जैसे उन्हें चुनरी आपने बताया था, या दीपक जलाया जाता है तो क्यों जलाया जाता है, क्यों उड़ाई जाती है, ये साइंटिफिक पहलू भी हम जानते हैं। और इस बहाने हम तुलसी के नए पौधे भी लगाएं, क्योंकि ये प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक होते हैं। देखिए अगर हमें पूजा करनी है तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे नहीं हमारे घर में एक पौधा तो होना ही चाहिए। और ये जो मौसम होता है ना, तुलसी के जो पुराने पौधे होते हैं ना वो थोड़े थोड़े खराब होने लगते हैं, तो इस बहाने हम नए पौधे लाते हैं, या पहले से कोई उनके जो बीज आते हैं उसे हम नए पौधे लगा लेते हैं। तो ये भी लेकिन जो पुरानी तुलसी है वो भी औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है। हम उनको भी औषधीय रूप में सेवन कर सकते हैं, जल में डालकर पी सकते हैं, चाय बनाते समय, है ना। वो उनका भी औषधीय महत्व जो है वो खत्म नहीं होता है। हमारी दादी नानी तो यही करती थी। बच्चे जैसे ही बीमार हुए, सर्दी खांसी हुई, तो उन्हें तुलसी का काढ़ा बना के दिया, तुलसी का अर्क निकाला और उन्हें पिला दिया, और बच्चे ठीक भी हो जाते थे। तो इसका जो महत्व है हम सबको अब जानना होगा। और अब हम एक बात और भी जान चुके हैं कि 3:30 हो चुके हैं, हमें एक ब्रेक लेना है यहाँ बहुत जरूरी है ये जानकारी जी। प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की हमने बात की मंदाकिनी जी, और हमने ये भी कहा कि विष्णु जी अपनी नींद से जागृत होते हैं, और इसीलिए हम ये जो प्रबोधिनी एकादशी का पर्व है मनाते हैं। हाँ। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं, इसमें भी कुछ ऐसी बात है जागने की। हाँ।
रे जग गलियां जागी, जग रे सब गलियां जागी, जग रे जग रे जग रे, जग रे जग रे जग जग। इस महादेश की चेतना में रचा बसा है। प्रभु श्री राम की कथा रामायण हम सब ने सुनी या पढ़ी है, और उस कथा को हम सबको दिखाने वाले थे श्री रामानंद सागर जी। मंगल पावन सरस सुहावन। लगभग 36 साल के बाद रामानंद सागर का परिवार फिर लेकर आ रहा है एक अद्भुत राम कथा काकभूषणी रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती उनकी अनसुनी कथाएं जिसके सूत्रधार राम भक्त सिद्ध काकभूषणी स्वयं है। काकभूषणी को तो जानते होंगे आप लोग। जी हाँ, ये श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं जिन्होंने अब तक अनेकों युगों में 14 बार रामायण देखी है। 14 बार श्री राम अवतार का दुर्लभ दर्शन पाया इन्होंने। 27 कल्पों से राम कथा नित गाते, अजर अमर है, अजर अमर है, अजर अमर है। राम रसायन और भक्ति के रस में डूबने के लिए आप सब तैयार हो जाइए, और इस रामायण को भी वैसे ही प्रेम दीजिए जैसे आपने रामानंद सागर जी की रामायण को दिया था। जय श्री राम। काकभूषणी रामायण अनसुनी तो हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि उन्होंने जो संदेश हमें लिखे हैं मंजू, उनको हम पढ़ दें। बिल्कुल, हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि एकादशी तिथि का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन तुलसी माता का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। तो है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तुलसी विवाह भी है, घर में फलाहार बनेंगे बहुत तरह के। हमारे घर में आज मीठे फलाहारी बनते हैं, नमक का प्रयोग नहीं होता है। लौकी, दूध की खीर, शकरकंद की मीठी टिकिया, साबूदाना, पानी फल, सिंघाड़ा, गन्ना, सुथनी, इन सभी का भोग लगता है और यही फलाहार किया भी जाता है। और साथ ही लिख रहे हैं कि इस शुभ अवसर पर लोग बेहद उत्साह और भक्ति के साथ कठिन व्रत का पालन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो तुलसी विवाह किया जाता है। बिल्कुल, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि इस एकादशी का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं, जिसके बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य 4 महीने बाद शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का देव प्रबोधिनी कहा जाता है और विष्णु की पूजा की
जाती है, उनके निमित्त व्रत रखा जाता है और आज हमने भी व्रत रखा है। एक साथी लिख रहे हैं कि तुलसी विवाह भी और जूनागढ़ जो है गुजरात में गिरनार पर्वत की लीली परिक्रमा भी आज से शुरू हो गई है। आप सभी मित्रों को शुभकामनाएं। और जूनागढ़ गिरनार की परिक्रमा हर साल देव दीपावली के दिन शुरू होकर जंगल रास्ते से गुजरते हुए 3 दिन तक चलती है, जिसमें कई बच्चों के अलावा जवान और वरिष्ठ लोग भी शामिल होते हैं। भोजन सामग्री के साथ रात्रि मुकाम जंगल में ही होता है और इस तरह से ये परिक्रमा जो है वो पूर्ण की जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है हमारे सभी श्रोता लोगों ने, चाहे वो हमारे सखा हो या सखियां हो। हाँ, आज हम कुछ पक्षी वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, जब बात प्रकृति की चल रही थी, तुलसी की बात चल रही है, तो जाहिर है जो हमारी प्रकृति के अन्य चर प्राणी हैं, पक्षी जगत, उनके बारे में भी हम बात न करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली जो प्रकृतिवादी थे और उन्हें भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। वे पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया और उनका पूरा नाम सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली है। हाँ, तो आज इनकी जयंती है मंजू, और इसीलिए अब आज हमको विशेष रूप से याद कर रहे हैं। वैसे तो इनका जो काम है वो इतना महान काम है कि हर दिन याद किया जाए तो भी कम है, लेकिन आज इनका जयंती का दिन है, इसलिए हम इन्हें याद करते हैं। आपका जन्म मुंबई में 12 नवंबर 1896 में हुआ। वे परिवार में सबसे छोटे थे। कम उम्र में ही माता पिता दोनों ही इस दुनिया में से चले गए और इस तरह उनकी देखरेख उनके मामा ने, उनकी चाची ने की थी। और वे बचपन से ही पक्षियों से बहुत प्यार करते थे और उनके इसी प्रेम ने उन्हें आगे इसी विषय पर गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BHNS के सचिव WS मिलार्ड की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर अध्ययन करना शुरू किया। इन्होंने असामान्य रंग की गौरैया की पहचान की थी और उसी के बाद से इनकी जो है जिंदगी वो बदल गई। पक्षियों के प्रति सोच बदल गई और इनका नाम दुनिया के सामने आया। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की है। तो उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। और 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने। हाँ, उन्होंने भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क कहते हैं, के निर्माण और एक बांध परियोजना को रुकवाने पर काफी जोर दिया, क्योंकि ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा थी। भारत में पक्षी विज्ञान के ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में भी अली की काफी दिलचस्पी थी। लेखों की एक श्रृंखला में अपने पहले प्रकाशन में उन्होंने मुगल सम्राटों के प्राकृतिक इतिहास के योगदान की जांच की। हाँ, 1971 के सुंदरलाल होरा स्मारक व्याख्यान में उन्होंने भारत में पक्षी अध्ययन का महत्व और इतिहास के बारे में बात की थी। उन्होंने कई मानद डॉक्टरेट और कई पुरस्कार प्राप्त किए। भारत सरकार ने 1958 में उन्हें पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। अब जब पक्षी विज्ञान की बात की है तो पक्षियों का एक गाना सुन लेते हैं। और वैसे पक्षी हमेशा ही हमें लुभाते हैं। आकाश में अगर शाम के समय आप देखें तो रंग बिरंगे उड़ते हुए, झुंड में उड़ते हुए पक्षी और एक लय के साथ उड़ जाते हैं। हाँ, और एक अच्छी एक आकृति, सुंदर आकृति बनाते हुए जब बहुत सुंदर लगते हैं, जाते हुए दिखते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, मन को लुभाने। और उनकी जो चहचहाहट है ना मंजू जी, वो भी बहुत प्यारी लगती है। जब हम किसी पेड़ के पास से गुजरते हैं तो लगता है बतिया रहे हैं, घर पे लौट के आए दिन भर का काम करके, जैसे हम अपने परिवार में बतियाते हैं ना, तो लगता है कि पक्षी भी आपस में बतिया रहे हों। कई बार लोग कहते हैं हमें शांति की जरूरत है, लेकिन जब जंगल में जाते हैं पक्षियों की आवाज होती है ना, तो वो उनकी शांति में भंग नहीं डालती, बल्कि वो आवाज मन को सुकून देती है। चलिए गीत सुनते हैं। उड़ने जाए देखना, पंछी उड़
भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। मिलो शाम सवरे। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला आमर छाड़िए बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला। मिलो शाम सवरे मिलो। ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ, तो मंजू जी प्यारा प्यारा गाना हमने सुन लिया। हाँ। और अब गीत मंजरी के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है विवाह, शादी या दुल्हन जो विवाह करके जाती है। हाँ। तो उनके मन की जो भावनाएं होती है। हाँ। तो जब जन्म लेती है बिटिया तो पिता का लाड़ प्यार पैरों में छुन छुन बजता है। माँ का दिल जीवन के हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटियां बनाती बिटिया सिर पर माँ का आंचल डालकर जब लाड़की बहू बनती है तो माँ पिता के दिल अनजाने ही धड़कने लगते हैं। बचपन की पायल और सिर के आंचल का खेल हर बच्ची को दुल्हन बनने की आस में लाज से भर देता है। जिन गालों में अब तक इत्र का उजाला भरा है, जैसे दूध का जो उजाला भरा है, वो थी सिर पर चूना डाल सुर्ख हो जाते हैं। वो भी सिर पर चूना डाल के सुर्ख हो जाते हैं। हर बिटिया में एक दुल्हन छुपी होती है। गुड़िया की शादी में वो घर संभालती है, रिश्ते रचाती है, कभी बेटी को विदा करती है और कभी बहू ब्याह लाती है। शादी के समय जब सब लोग तस्वीरें लेते हैं, कई लोग तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर कोई नहीं ले पाता। सचमुच। जो ले सकते तो जान पाते कि एक ही जगह पर कहीं उम्मीद की धूप है तो कहीं अनजाना सा कोहरा और कहीं पर भीगी भीगी से जुदाई की फुहार भी होती है। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। नए रिश्तों की चुनरिया ओढ़ मुस्कुराती दुल्हन की आंखें कोई देखे तो सही, वहां भीगे आंगन में खड़ा बचपन दिखाई देगा। मेहंदी लगे पैरों से नए रिश्तों के साए में जब बेटियां जन्म के घर की दहलीज पार कर रही होती है तो उसकी आंखों में नवजीवन के सपनों के किनारे माँ के आंचल और पिता के साए की आस झिलमिल कर रही होती है।
अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करती माँ के आंसू जो बहते हुए सवाल करते हैं कि नया घर उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना बिटिया को। और पिता के होठों की कपकपाहट पूछती है कि लाड़ों का घर और वर ढूंढने में कोई कमी तो नहीं रह गई। इन तमाम ख्यालातों के बावजूद बाबुल का आंगन छोड़कर उनकी लाडली नए घर के लिए विदा लेती है। बेटी विदा होती है। आंचल में आशीष की पोटली के साथ और भी बहुत कुछ संजोया होता है। इसमें कई सीखें होती हैं, कई नसीहतें होती हैं जो उस नए घर को अपना बनाने के लिए होती है। और फिर कुमकुम लगे थाल पर पांव रखते कदम दोनों कुलों की मान प्रतिष्ठा को सहेजना शुरू कर देते हैं। भावों की लहरों पर सवार होकर भीगी सी हंसी लिए नई जिंदगी में कदम रखती दुल्हन उसे बेटी का चोला छोड़ते देख कोई नहीं देख पाता सिवाय उसकी मैया और उसके बाबुल के। विवाह यानी एक नए जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार, जितना स्त्री के लिए उतना ही पुरुष के लिए भी। दोनों के मन में कई संकल्प, कई सपने और ढेरों अपेक्षाएं होती हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं बंधते, बल्कि इसमें दो परिवारों का मिलन होता है। घर, परिवार और रिश्तेदारों के आशीर्वाद से ही नव वर वधू अपना जीवन शुरू करते हैं। खुशहाल शादीशुदा जीवन की चाहत हर मन की होती है। जीवन भर के इस साथ में स्नेह और सामंजस्य की मौजूदगी की आशा भी की जाती है। वैवाहिक जीवन में कदम रखने वाला हर इंसान इस सफर में सहजता और समर्पण की उम्मीद रखता है। कई नए रिश्ते बनते हैं और कईयों को निभाना भी पड़ता है। कई बुनियादी चाहतों को मन में लिए आज के न्यू एज कपल्स कुछ नई तरह की जिम्मेदारियों के साथ शादीशुदा जीवन में कदम रखते हैं। झगड़ा समझ और सहजता के साथ फेरों के समझ को अपनी समझदारी से सदैव प्रेम से लब्ज रखा जा सकता है। यानी हम अपनी समझ और सहजता से शादी के इस बंधन को बनाए रख सकते हैं, अक्षुण्ण रख सकते हैं और ये संभव भी है। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे
मंजू, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनवाया कि जब तक 7 फेरे नहीं हो तो दुल्हन नहीं होगी बबुआ की, है ना। और अब कार्यक्रम का समय तो देखिए बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।